नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिम एक्सप्रेस टीवी। और आपको बता दें कि हिमाचल में सर्दियां बढ़ रही हैं और धीरे धीरे जो सर्दी है वो बढ़ रही है, परंतु जो राजनीतिक पारा है वो गर्मा रहा है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि 30 अक्टूबर को यहाँ पे उपचुनाव अनाउंस किए गए हैं और उसके लिए सारी पार्टियां जो है मंथन कर रही हैं। और इसके साथ साथ 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, उसके लिए भी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। और आज धर्मशाला में अगर आप देखें तो मौसम काफ़ी सुहावना है, बारिश का मौसम है। और यहाँ पर बीजेपी अपना जो है वो मंथन कर रही है, जो उपचुनाव है उसके लेकर मंथन कर रही है कि किसको जो है वो टिकट दी जाएगी। परंतु दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक नाम पर मोहर लगा दी है, परंतु बाकी जो नाम है उनके बारे में जो डिस्कशन की जा रही है। अब तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने पैर पसार रही है और बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है। और आप लोगों को बता दें कि आम आदमी पार्टी के भी बड़े नेता दिल्ली से जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जो हिमाचल की एक कार्यकारिणी है आम आदमी पार्टी की, वो भी धर्मशाला में है। तो आप लोगों को बता दें कि आज एक रैली हुई है शाहपुर में, शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रैली जो है वो की गई है आम आदमी पार्टी द्वारा। और यहाँ पे जितने बड़े नेता जो हिमाचल के नेता वो आए, और इसके अलावा जो दिल्ली से नेता आए वो भी आज जो है वो यहाँ मौजूद थे। अब हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ पटेल नगर दिल्ली से विधायक राजकुमार आनंद जी यहाँ पर हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पार्टी अपने कदम यहाँ पे बढ़ा रही है और क्या लगता है इनको कि 2022 के चुनाव वो जीतेंगे, लड़ेंगे, कितनी सीटें ले पाएंगे। और इसके अलावा जो उपचुनाव होने वाले हैं 30 अक्टूबर को, उसमें कैसे वो पार्टी जो है वो आगे उभर कर आएगी, क्या अब यहाँ पर कैंडिडेट उतारेगी या नहीं उतारेगी, या जो हिमाचल में जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे पार्टी के, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टी कितने जो सीटें ले जा सकती है 2022 में? अगर हम दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं तो जो दिल्ली में हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में हिमाचल में भी जो है उसका रेप्लिका आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 68 में से 68 सीटें जीतने की भी हम हिम्मत रखते हैं, और वो हम एक बार करके दिखा भी चुके हैं। दिल्ली की जो राजनीति है वो अलग किस्म की है और दिल्ली एक छोटा जो प्रदेश है, परंतु जिस तरह से पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में आने की कोशिश कर रही है, प्रदेश बदल रही है, पर हर प्रदेश में अलग एक मुद्दा है। हम जानना चाहेंगे दिल्ली के बारे में राजकुमार आनंद जी से, जो कि दिल्ली पटेल नगर विधानसभा के एमएलए हैं। हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो कामयाबी मिली है, क्या आपको लगता है कि हिमाचल में भी वो कामयाबी मिलेगी? दिल्ली में जो कामयाबी हमें मिली और उस कामयाबी के बाद जो हमने 7 साल शासन चलाया है, उसमें आप देखिए कि एलजी और केंद्रीय सरकारों के इतने बड़े हस्तक्षेप के बावजूद हमने दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल बना दिया देश के लिए जो हर राज्य आज उसकी कॉपी कर रहा है, करने की बातें कर रहा है। एक्चुअली सॉरी, वो कॉपी नहीं कर रहा, कॉपी करे तो अच्छा है, लेकिन कॉपी नहीं कर रहा, कॉपी करने की बातें करने लग गया है। यानी कि आज दिल्ली मॉडल भारत देश के लिए मजबूरी बन गया है। लेकिन ये भ्रष्ट लोग, ये कांग्रेस बीजेपी के लोग, ये इस मॉडल को कभी भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए चाहिए अच्छी नीयत, अच्छी सरकार, एक ईमानदार सरकार, जो ये लोग नहीं दे सकते। सर, आपको क्या लगता है कि आप काफ़ी बार जो है वो हिमाचल आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो हिमाचल के लोगों का जो रुझान है वो कैसा है? क्या वो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम लोग 1 साल से यहाँ आ रहे हैं, संगठन में बहुत बड़े लेवल पे लोग हमसे जुड़े हैं। और जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने हमें बताया और हम भी देख ही रहे कि हर विधानसभा में हमारे पास 100 कार्यकर्ता हो गए, और बाकी और आगे बढ़ाने की बात, विस्तार का कार्यक्रम चालू है। तो ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन आज जब हमारे लोग, ये 100 लोग या इनमें से कुछ लोग जब और लोगों को जोड़ने जाते हैं, वो उनको ये कहते हैं कि आपको हिमाचल में बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना अच्छा बुरा पता है, हमें पता है कि अच्छी सरकार होगी तो क्या मिलेगा। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी, हम बीजेपी से थकते थे, कोई ऑल्टरनेट नहीं होता था, हम कांग्रेस को दे देते थे, कांग्रेस से थकते थे 5 साल, कोई ऑल्टरनेट नहीं होता था, हम बीजेपी को दे देते। अगर आप लोग अगर वाकई इलेक्शन लड़ने इस बार आए हो तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हम आपके बाप पे मेहनत करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। प्रभारी जी से हम जानना चाहेंगे कि
अभी तक जो मुद्दे दिल्ली के मुद्दे हैं, बिजली पानी के मुद्दे हैं और जिस पे वोट मिलता है, अच्छा खासा वोट मिलता है। दूसरी पार्टी हालांकि वो वहाँ पे दिल्ली में टिकती नहीं है आम आदमी पार्टी के सामने, परंतु अगर हिमाचल में बिजली पानी अगर मुद्दा नहीं बनता है, लोग अगर उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उस केस में अगला क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, बिजली और पानी के लिए पहली बात तो ये है कि जब बिजली और पानी दोनों चीज़ें जब हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पहुंचती हैं, क्योंकि दिल्ली खरीदता है बिजली हिमाचल प्रदेश से और पानी भी, तो जब ये बिजली और पानी दिल्ली पहुंचते हैं तो ये मुफ्त हो जाते हैं और यहाँ की सरकार हर यूनिट के पैसे लेती है, हर बूंद के पैसे लेती है। तो यहाँ के लोगों का ये हक बनता है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों मुद्दे नहीं हैं यहाँ के, मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ के लोग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं चाहते? वो एजुकेशन सिस्टम जिसको विदेशों से लोग आके देखते हैं और जिसकी सराहना करते हैं, क्या ये यहाँ के बच्चों का हक नहीं बनता कि उनको एक अच्छा एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, अच्छे स्कूल मिले, डिजिटल जो है पूरे बोर्ड्स हों? उनको नहीं है पसंद की एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब 12वीं क्लास पास करने के बाद जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उनको जो है सरकार की तरफ से बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन मिले हायर एजुकेशन के लिए? या यहाँ के लोग ये नहीं चाहते कि बेहतरीन इलाज वो उनको मुफ्त में मिले? या यहाँ के लोग ये नहीं चाहते कि जिनके बच्चे फ़ौज में शहीद हो गए हैं या कोरोना काल में डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, सफाई कर्मचारी जो शहीद हो गए हैं, उनको भी दिल्ली के तरह 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की जो है सम्मान राशि मिले? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारे मॉडल जो हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं पसंद आए? सिर्फ एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि इन दोनों सरकारों से लोग उकता चुके हैं। अब इन दोनों सरकारें लोगों को पसंद नहीं हैं। आपकी बात ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा है और लोग वहाँ पे एजुकेटेड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने बात की है वो लोग समझते हैं, डिजिटलाइजेशन काफ़ी हो चुका है तो वहाँ लोग समझते हैं। परंतु यहाँ पर जो है भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पे अभी भी लोग जो है वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते होंगे। उस केस में वहाँ के जो लोग हैं उनको इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसा सुधर सकता है। मेरा कहना ये है कि कैसे आप उन लोगों तक ये बात पहुंचाओगे कि ये ऐसा विकास चाहिए, कैसे हिमाचल को विकसित करना है, ये जो आपकी विचारधारा है इसको कैसे आप लोगों तक पहुंचाओगे जो कि गाँव में दूर दराज के क्षेत्र में है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं खुद बज्जार नाम की जगह है, वहाँ थाना गो नाम का गांव है, जहाँ पे करीब करीब 7 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ता है लास्ट मोटरेबल रोड से। तो वहाँ तक जब मैं पहुँच सकता हूँ तो यहाँ के रहने वाले हमारे कार्यकर्ता वो हर विधानसभा में पहुँच चुके हैं, हर गांव में हमारे लोग हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में लोगों की ऑक्सीजन जांच करके कोरोना से लड़ने में उन लोगों की मदद की थी। तो सब लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी क्या करती है। और जो लोग आप कह रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास डिजिटल फ़ोन नहीं है, लेकिन उनके बच्चे जो है वो देश में अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वो जब घर आते हैं तो वो बताते हैं कि देखो वहाँ पे इतना बदलाव हो चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस है अब सबको समझ में आने लगा है। सर यहाँ पर दो पार्टियाँ हैं, काफ़ी लंबे समय से दो पार्टियाँ हैं और लोगों को आदत हो चुकी है कि 5 साल जो है एक बीजेपी राज करेगी, 5 साल कांग्रेस राज करेगी और एक तरह से लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। कुछ ही लोग होंगे जो कि उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे और वो चाहते भी होंगे कि विकल्प, तीसरा विकल्प चाहिए। अब वो कितने लोग हैं, अब उतने लोग मैं नहीं मानता कि उतने लोग होंगे कि वो एक पार्टी को जिता सकें या उन पार्टी को सत्ता में ला सकें। तो जो कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं उनको आप, क्योंकि अभी की सिचुएशन को हम देखें तो अगर किसी से पूछोगे तो शायद वो आम आदमी पार्टी को बोलते हैं कि थर्ड विकल्प है, पर खुलकर सामने नहीं आते हैं। तो कैसे उन लोगों को मोड़ा जाएगा, कैसे पार्टी के अंदर उन लोगों को लाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो थर्ड विकल्प नहीं है, ये आम आदमी पार्टी जो है ये ओनली विकल्प है। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं या भाजपा के लोग हैं, लोग किसी के नहीं होते।
लोग विकास चाहते हैं। वो उनकी मजबूरी थी कि एक बार जो है उन्हें भाजपा को वोट देना पड़ता था, और जब वो निकम्मी साबित हो जाती थी तो ये सोचते थे शायद बाहर 5 साल रहने के बाद कांग्रेस को थोड़ी सी अकल आ गई होगी, थोड़े से दिमाग ठिकाने लग गए होंगे। लेकिन जब उनको 5 साल जब वो कांग्रेस को भुगतते हैं तो उनको लगता है कि यार ये भी कुछ नहीं है, इससे तो बीजेपी थी। लेकिन अब दिल्ली मॉडल देखने के बाद सारे लोगों को समझ में आने लगा कि अब आम आदमी पार्टी ही विकल्प है। हम लोग जब लोगों से मिलते हैं, जगह जगह घूमते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप लोग जो है हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने राजनीतिक हलकों में दस्तक दी है, वो जो है दोनों पार्टियां घबरा गई हैं। और आने वाले समय में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको वोट देंगे। हम भी चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जिस प्रकार से दिल्ली में काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, वो हिमाचल में भी आए। सर, यहाँ के लोगों का जो मोस्टली जो युवा वर्ग है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हिमाचल में। हिमाचल में क्या, पूरे देश में ही है, परंतु हिमाचल में भी बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्या कोई कोई विज़न है आपके पास, कोई रोड मैप है जिससे कि ऐसा हो कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो जैसे दूसरे स्टेट में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो उनके लिए कोई ऐसा रोड मैप आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से उनको बच्चों को यहीं पे ही जो है रोज़गार मिल सके? देखिए, मैं जब दिल्ली मॉडल की बात करता हूँ तो मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खोल दी है दिल्ली में, कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो अपने लिए काम नहीं ढूंढ रहे, वो काम प्रोवाइडर बन गए हैं, वो लोगों को काम दे रहे हैं। तो जिस दिन हिमाचल प्रदेश में जो बच्चा पढ़ेगा और वो अपने 5 साथियों को काम देगा, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आज कोलैप्स हो रखा है, 70 लाख की पॉपुलेशन में 14 लाख बच्चे जो हैं वो बिना काम के हैं, बेरोज़गार हैं। मतलब 20% पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की जो है बेरोज़गार है। जब तक ये एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनेंगी, जब तक कि डेवलपमेंट जो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा पूरा का पूरा राज्य, तब तक ये इसी हालत में रहेगा। और हमारा जो रोड मैप है, हमने जो दिल्ली में कर रहे हैं और जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, वो अपने आप में एक हमारे लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हम ये काम करते हैं और हम यहाँ पे आके भी ये काम कर सकते हैं। सर, अभी दिल्ली की राजनीति काफ़ी अच्छे से आम आदमी पार्टी ने समझी है और वहाँ पर जीत भी रही है पार्टी। गोवा, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, इन स्टेट में जो बड़ी लीडरशिप है, राजकुमार आनंद जी और सत्येंद्र जैन जी को छोड़कर कोई भी हिमाचल में नहीं आया है, परंतु उन स्टेट्स में गए हैं लोग। तो ऐसा क्यों है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं आया है जिससे कि जो कि इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को, जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाएँ? और क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि बड़ा नेता है तो उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसा अभी हिमाचल में अभी तक क्यों नहीं हुआ है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि लोग किसी व्यक्ति विशेष से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, उसके किए हुए कामों से इन्फ्लुएंस होते हैं। दिल्ली मॉडल जो है, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। और जहाँ तक बड़े नेताओं की बात है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत फोकस्ड होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, जो भी राज्य, यूपी का चुनाव है, हम लोग गोवा, हम चारों राज्यों पे हमने बिल्कुल फोकस कर रखा है। और हमारी आम आदमी पार्टी और हमारे जितने भी मंत्री, नेता और अरविंद जी, सारे लोग फोकस होके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सीरियसली लड़ रहे हैं। वहाँ से जैसी हमारी टीमें जो हैं फ्री होंगी फरवरी में, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आके लगेगी। और अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, हमारे सारे नेता जो हैं और सारे मंत्री जो हैं और पूरे की पूरी कार्यकर्ताओं की टीमें वो हिमाचल प्रदेश में आ जाएंगी। तो आपके कहने का मतलब कि जब वहाँ वहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद वो, ऐसा तो नहीं होगा कि उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि पार्टियाँ जो बीजेपी, कांग्रेस, उनके लीडरशिप यहाँ पे है, पहले से ही उन्होंने गढ़ बनाए हुए हैं, तो वो एक तरह से फोकस करेंगे अभी आने वाले समय में। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी काफ़ी लेट इसमें एंट्री करेगी और काफ़ी देर हो चुकी होगी उस टाइम तक? आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से यहाँ पे एंटर कर चुकी है, संगठन पे काम चल रहा है और मजबूत संगठन बन चुके, तैयार हो चुका है पूरी 68 की 68 विधानसभाओं में। अब हम लोग जो है प्रकोष्ठ बना रहे हैं, प्रकोष्ठों में काम चल रहा है, हमारे 20 प्रकोष्ठ हैं, 20 के 20 में काम चल रहा है। तो हम कभी लेट नहीं होंगे। और जब जनता बदलाव चाहती है, वो कभी भी लेट नहीं होने देती, वो वोट डाल के सबसे आगे खड़ा कर देती है।
शुक्रिया। राजकुमार आनंद जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो स्थिति जो सेकंड लहर में बनी थी दिल्ली में कोरोना की, उसको काबू किया गया है, परंतु किसी न किसी तरीके से अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है, तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, और दिल्ली जो है वो एक तरह से सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ पर कोरोना का ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बोला था तीसरी लहर के लिए, कितना रेडी है दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, अगर बाई चांस तीसरी लहर आती है तो उस केस में कितना रेडी है? देखिए, दूसरी लहर में भी अगर आप कंपेयर करें तो भारत के किसी भी राज्य से ज़्यादा अच्छा जो मैनेजमेंट किया कोविड से लड़ने का, वो हमारी सरकार ने किया, दिल्ली सरकार ने किया। और जहाँ तक तीसरी कोविड की लहर की बात है, तो उसमें डॉक्टरों ने ये बताया था कि कम एज के बच्चों को होगा। तो हमारे पास मतलब 37,000 बच्चे अगर रोज़ कोविड से हो जाए थर्ड वेव में, तो भी हम उनको दे सकते हैं। मतलब करीब करीब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो इस तरह से है कि 37,000 लोगों को हम वेंटिलेटर दे सकते हैं एक दिन में। तो कभी आएगी, वैसे तो आएगी नहीं, ईश्वर मदद करे कि कभी ना आए, लेकिन अगर आती भी है तो हम इससे पूरी तरह से लड़ने को तैयार हैं और निश्चित ही हम दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए हर काम करेंगे। शुक्रिया। रत्नेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी मतलब लोगों में रहता है, क्योंकि क्या होता है कि कोरोना जब होता है तो लोग डरे हुए होते हैं, परंतु जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीति करते हैं, जो रैलियां होती हैं, वो कंटिन्यू रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, और पार्टी कोई भी पार्टी है वो रैली करती करती है, कोरोना का डर नहीं होता है। तो ये लोगों में एक ऐसा है कि कोरोना और राजनीतिक पार्टियों का या चुनावों का जो है वो 36 का आंकड़ा है एक तरह से, अगर पार्टी आ गई या रैली हो गई तो कोरोना भाग जाता है। तो क्या सच में ऐसा है, या फिर ऐसा अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आने वाले समय में तीसरी लहर की जो उम्मीद जगाई जा रही है कि हो सकता है कि हो, तो उस केस में अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या आम आदमी पार्टी रैली वगैरह जो अभी करने की कोशिश कर रही है वैसे करेगी, या फिर होल्ड करेगी कुछ टाइम के लिए? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने कोरोना काल में भी रैलियां की, उसमें अगर सही मायने में देखा जाए तो भाजपा ही है और कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कभी अपनी कोई रैली पोस्टपोन नहीं की, कभी भी कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने कैंसिल किया हो। ऑल्दो आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में अपनी सरकार लेके चल रही है, फिर भी हम लोगों ने जितने सरकारी प्रोग्राम थे सारे कैंसिल किए, सारे के सारे जो रिजॉर्ट्स थे, होटल्स थे, सबको बंद किया, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि कोरोना ना फैले। और इस दौरान में हम लोगों ने पूरी दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया, और ध्यान रखा गया कि वैक्सीन जो है हम 75 से 80% दिल्ली की जनता जो है वैक्सीनेट हो चुकी है। तो इसलिए थर्ड वेव का जो बाकी राज्यों में या भाजपा या कांग्रेस शासित राज्यों में जो डर है वो दिल्ली में डर नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोग ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो अभी दोबारा से हम हिमाचल की राजनीति में आते हैं। यहाँ के जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, क्या सोचा है पार्टी ने कि उपचुनावों में भी कैंडिडेट उतारेगी पार्टी, या क्या प्लान है? देखिए, उपचुनावों के लिए अभी क्योंकि 1 तारीख को ही अनाउंस हुए हैं, तो मैं तब से हिमाचल प्रदेश में ही हूँ। अब मैं लौट के दिल्ली जाऊँगा, यहाँ की जो रिपोर्ट है वो मैं जाके अरविंद जी के सामने और पार्टी के जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसके सामने रखूँगा, और वहाँ से जो भी हुक्म होगा, अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी कहेगी कि नहीं हम उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। सर, आज 4 तारीख है, कल 5 है, और 8 तारीख जो है नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। तो कल अगर जैसे आप कह रहे हैं कि आप जाएंगे 5 तारीख को, तो क्या लगता है 2 दिन में कैंडिडेट वगैरह फाइनल होके नॉमिनेशन हो सकता है 8 तारीख तक, या फिर कैसे होगा ये? देखिए, जो नॉमिनेशन फाइनल करना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है कैंडिडेट्स सारे के सारे लोग जो हैं, हमारे पास पूरी टीमें हैं, सब कुछ है, कैंडिडेट्स है, सब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, संगठन है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ और चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा 2022 चुनाव में मेन अपोजिशन पार्टी कौन? मेरा ख्याल से दिल्ली मॉडल जो है ना,
हम लोग बार बार दिल्ली मॉडल बोलते हैं, तो उसमें अपोजिशन बचता नहीं है। तो इसलिए हमारे को तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कोई पार्टी अपोजिशन लाइक बचेगी। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी जो इस टाइम सत्ता में है, कांग्रेस तो हालांकि सत्ता में नहीं है, परंतु बीजेपी जो सत्ता में है वो भी अपोजिशन लाइक बचेगी नहीं। मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर जो है 3 सीटें बची थी, 70 में से 67 हम जीत गए थे, और उसमें से 3 बीजेपी के पास थी और कांग्रेस की जो है 64 सीटों पे जमानत जब्त थी। अब आप सोच लो इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। चलो ये तो 2022 में हमें पता चलेगा, परंतु अभी आगे इससे आगे की क्या रणनीति है? 2022 के चुनाव तक की क्या रणनीति है? कैसे पार्टी जो वो विकास करेगी, कैसे किस तरीके से पार्टी जो अपना जो प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेगी लोगों में, लोगों को इकट्ठा करेगी? और क्या लगता है कि हिमाचल के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करेंगे? देखिए, अभी हमारा जो है सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, और आज मेंबरशिप ड्राइव के अंतर्गत पिछले 2.5 से 3 महीने में हम लोग जो है 4 लाख लोगों को जोड़ चुके हैं। और जब 4 लाख लोगों को हम जोड़ चुके हैं, इसका मतलब 4 लाख परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उन 4 लाख परिवारों की जब बात करते हैं, जब हम लोग उनसे मिलने जाते हैं, तो साफ पता चलता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और दोनों जो पार्टियां, या पहले एक बार तू एक बार मैं जो कर रही थी, उनका किस हाशिए पे उनको जो है जनता पहुंचाने वाली है, वो साफ नज़र आ रहा है। सर, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि अभी जैसे रिसेंटली जो बरसात का मौसम हुआ है, तो उसमें काफ़ी त्रासदी हुई है हिमाचल प्रदेश में, और हर जगह हुई है, हिमाचल के हर कोने में हुई है एक्चुअली में। तो कितना आप लोगों ने हेल्प की है या वहाँ तक पहुँचे हैं? क्या आप लोगों ने किया है लोगों के लिए, जो जिनको भी नुकसान हुआ है उसके लिए क्या पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी ने? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जहाँ पर भी ये त्रासदी हुई, वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने घर घर जाके खाने के पैकेट बांटे। जो सूखा राशन जहाँ पे पहुँचा सकते थे, वहाँ पे सूखा राशन पहुँचाया। और जितने भी तरह की मेडिसिन्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट थी, वो सब लोगों ने मिलजुल कर जो है वहाँ के लोगों की मदद की और वहाँ तक पहुँचाई। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी सीटें, हालांकि हमने डिस्कशन कर लिया कि ओपोजिशन बचता नहीं है, परंतु फिर भी एक लेके चलते हैं, क्योंकि अभी पार्टी जो है एक तरह से पहली बार ही चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है आपको कितनी सीटें 2022 में? मैंने आपको बताया ना, हम लोग 67 में से 70 में से 67 जीतते हैं। एक ही बस सीट हमको और बढ़ानी है। इस बार 68 में आने के बाद दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रत्नेश गुप्ता जी, और साथ में दिल्ली के पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी। तो हमने बातचीत की कि किस तरीके से पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी, किस तरीके से 2022 को टारगेट कर रही है। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या पार्टी सच में जो ये बातें हम लोगों ने अभी आज की हैं, जो प्रभारी जी ने हमें बताया कि पार्टी जो पूरी तरह से दूसरी पार्टी को जो है वो अपोजिशन को नहीं छोड़ेगी, क्या सच में ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक तरह से हम चाहते हैं कि तीसरा विकल्प आए, परंतु आएगा कितनी जल्दी आएगा, आ पाएगा नहीं आ पाएगा, वो पूरा डिपेंड करता है लोगों पे और पार्टी पे, आम आदमी पार्टी पे। बहुत बहुत शुक्रिया।